नमस्कार, पब्लिक न्यूज़ देख रहे हैं आप। जस्टिस वर्मा अपने पद पर नहीं रह सकते। जस्टिस वर्मा के थे नोट, पद से हटाने के लिए पर्याप्त साक्ष्य। जी हाँ, देश की जनता के दिलो दिमाग में यही चल रहा है। यही हेडिंग देश के बड़े बड़े न्यूज़पेपर की भी है। न्यायपालिका जिसका काम न्याय करना है, न्यायपालिका बनती है न्याय करने वालों से, यानी कि जजों से, जिनसे यह उम्मीद की जाती है कि वे अपने कर्तव्य का पालन पूरी ईमानदारी से करेंगे। आम नागरिक को यदि कोई भी शिकायत होती है, चाहे वो किसी व्यक्ति से हो, किसी संस्था से हो, कोई फौजदारी मामला हो, वो न्याय के लिए कोर्ट ही जाते हैं। जज को जज साहब कहकर संबोधित किया जाता है, लेकिन अब यह साख खत्म होती दिख रही है। सबसे ज्यादा जिस पर देश को उम्मीद होती है वह है न्यायपालिका। लेकिन न्यायाधीश महोदय जो कर रहे हैं और उनके पक्ष में जिस तरह से लोग खड़े हो रहे हैं, वो ज्यादा चिंता की बात है। जी हाँ, बात हो रही है जस्टिस यशवंत वर्मा की, जिनके घर से अधजले नोटों की बोरियां मिली थी। दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस वर्मा के आवास के स्टोर रूम में 14 मार्च की रात आग लग गई थी। आग बुझाने पहुंचे दमकल और पुलिस कर्मियों ने स्टोर रूम में बड़े पैमाने पर नकदी मिलने का दावा किया। इसके बाद उन पर बहुत गंभीर आरोप लगे। उनसे अनेकों सवाल किए गए। पैसा किसका था, कहां से आया था, उनका इससे क्या संबंध था, उनके घर पर कैसे पहुंचा। लेकिन उन्होंने कोई सही जवाब नहीं दिया। उन्होंने साफ कह दिया कि यह मेरा नहीं है, पता नहीं किसने यह पैसा यहां रख दिया। भरी दबाव के बाद तत्कालीन सीजीआई संजीव खन्ना ने इस मामले की जांच के लिए 3 जजों की समिति गठित की थी, जिसने इस मामले की आंतरिक जांच करनी थी। दूसरी तरफ कोई कार्रवाई करने की बजाय उनका तबादला दिल्ली से इलाहाबाद हाई कोर्ट कर दिया गया था। इतना गंभीर भ्रष्टाचार का आरोप लगने के बाद भी उनके खिलाफ एक एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई। इसके पीछे एक कानूनी नियम है, किसी भी जज के खिलाफ सीधे एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती जब तक सीजीआई अनुमति न दे। किसी भी जज के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती, क्योंकि जस्टिस वर्मा ने अपने आप को साफ सुथरा बताते हुए इस्तीफा देने से साफ इनकार कर दिया। अब कदाचार और भ्रष्टाचार के आरोप साबित हो जाने पर उनके पद से हटाने के लिए उन पर महाभियोग लगाने का प्रस्ताव लाने पर विचार किया जा रहा है। इतना गंभीर आरोप होने के बाद अगर कमेटी सिफारिश भी कर रही है, तब भी उन पर महाभियोग नहीं चल सकता, ऐसा कहना है कपिल सिब्बल का। कपिल सिब्बल ने अपनी तरफ से जस्टिस वर्मा का बचाव करते हुए दलील दी कि वीडियो कोई सबूत नहीं होता, पुलिस ने कोई भी नोट नहीं दिखाया, पुलिस बस अपनी तरफ से मनगढ़ंत कहानी बता रही है। ऐसा कर उन्होंने पुलिस को ही कटघरे में खड़ा कर दिया था। पुलिस कार्रवाई पर ही शक खड़ा कर दिया। उन्होंने जस्टिस वर्मा का बचाव करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने सबको चैलेंज करते हुए कहते हैं कि जस्टिस वर्मा जैसा ईमानदार और भला आदमी कहीं मिल ही नहीं सकता। वर्मा जिसे भले और शरीफ आदमी को साजिश करके फंसाया जा रहा है। वहीं कपिल सिब्बल इसकी तुलना जस्टिस शेखर यादव केस से कर दी। उन्होंने और विपक्ष ने कहना शुरू कर दिया कि अगर शेखर यादव पर महाभियोग नहीं चल सकता तो जस्टिस वर्मा पर भी नहीं चल सकता। ये सबको पता है कि दोनों मामले बिल्कुल अलग हैं। जस्टिस शेखर यादव का मामला कोई भ्रष्टाचार का नहीं है। उनके निजी और व्यक्तिगत विचारों की वजह से महाभियोग नहीं लगाया जा सकता। यह सब कपिल सिब्बल और विपक्ष को अच्छी तरह से समझाया गया। उन्होंने तो सरकार तक इल्जाम लगा दिया कि जस्टिस वर्मा को सरकार जानबूझकर फंसा रही है। जस्टिस वर्मा का सहारा लेकर सरकार अपना फायदा करना चाहती है।
पता नहीं क्या यह तो कपिल सिब्बल ही बता सकते हैं। यह फायदा सिर्फ कपिल सिब्बल को ही दिखाई दे रहा है, किसी और को नहीं। बस एक बात की रट लगी हुई है, विपक्ष की तरफ से जस्टिस शेखर यादव पर महाभियोग क्यों नहीं। यह कैसी सोच है हमारे विपक्षी नेताओं की, जिन्हें जस्टिस वर्मा और जस्टिस यादव दोनों के मामले एक जैसे लग रहे हैं। जस्टिस वर्मा, जिन्हें इलाहाबाद बार के अध्यक्ष ने कूड़ा कहने से भी संकोच नहीं किया, उनकी बराबरी शेखर यादव से कर दी। किसी जज के पास पैसों का अंबार मिलना, इतना पैसा आया कहां से, किसका था, क्यों था, जैसे सवालों का कोई जवाब ही नहीं था वर्मा के पास। भला ऐसे कैसे हो सकता है? घर उनका, लोग उनके, घर के निगरानी उनके वफादार लोगों की, फिर भी इतना बड़ा कांड हो गया और उनका यह कहना कि मुझे तो पता ही नहीं यह किसने किया, यह किसकी कारस्तानी है। कुछ अजीब सा लगता है। इन्हीं अजीब से जवाबों की वजह से जस्टिस वर्मा शक के घेरे में आ गए। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने मामले की गंभीरता को समझा। उन्होंने इसे न्यायपालिका की शाख पर एक धब्बा मानते हुए इस मामले में सही और उचित कार्रवाई करने का मन बना लिया है। इस मामले में उन्होंने सभी विपक्षी दलों का सहयोग भी मांगा है। उन्होंने आंतरिक कमेटी द्वारा दिए गए रिपोर्ट के अनुसार जस्टिस वर्मा पर महाभियोग का प्रस्ताव लाने का मन बना लिया है, क्योंकि महाभियोग एक लंबी प्रक्रिया होती है। ऐसा प्रस्ताव लाने के लिए भी राज्यसभा के 55 और लोकसभा के 100 सदस्यों के हस्ताक्षर चाहिए होते हैं। जब यह प्रस्ताव बहुमत से पास हो जाता है, तब महाभियोग की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। ऐसा प्रस्ताव लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन में रखा जा सकता है। राज्यसभा अपने विशेष अधिकारों का प्रयोग करते हुए अपनी तरफ से भी ऐसा प्रस्ताव लाने की पहल कर सकती है। प्रक्रिया पूरी होने के बाद यदि महाभियोग साबित हो जाता है, तो उस प्रस्ताव को दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से पास करना जरूरी होता है। प्रस्ताव पास हो जाने के बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होना भी जरूरी होता है। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद महाभियोग का प्रस्ताव पारित यानी वैलिड समझा जाता है। जिस किसी के भी खिलाफ यह प्रस्ताव पास होता है, फिर उसको उनके पद से हटा दिया जाता है। महाभियोग का प्रस्ताव पास होने के बाद जस्टिस वर्मा को जेल भी जाना पड़ सकता है। मानसून सत्र के दौरान संसद में जस्टिस वर्मा का मामला बहुत हंगामेदार होने वाला है और इसमें साफ हो जाएगा कि कौन भ्रष्टाचार के साथ है और कौन भ्रष्टाचार के खिलाफ। नमस्कार। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।